अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके मिस्री शाम में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया और वजह अनाज जो है वो मोहल्ले की लड़ाई बताया जाती है। लेकिन मकतूल के अहले खाना का कहना है कि ये लड़ाई मोहल्ले की लड़ाई नहीं बल्कि जायदाद का तनाज़ा है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है, मकतूल के अहले खाना किस तरह से इंसाफ के लिए दुआएं दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। माशरे में बढ़ती हुई नफसा नफसी जो है वो रिश्तों का तकद्दस पामाल करना शुरू हो गई और खून जो है वो सफ़ेद होते जा रहे हैं। इसी किस्म का एक वाक़या मिस्री शाह के इलाके में पेश आया, जहाँ पे मामूली सी तल्ख कलामी पर सगे बड़े भाई ने छोटे भाई को गोलियां मार के कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुलजिम मौका वारदात से फ़रार हो गया और 1 महीने तक पुलिस मुलजिम को गिरफ़्तार करने की कोशिशें करती रही, जिसके बाद अब मिस्री शाह पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तहवील में उससे जानते हैं कि क्या वजह हुई कि उसने अपने सगे भाई को ही कत्ल कर दिया। नाम क्या आपका? लियाकत अली। कहाँ के रहने वाले लियाकत? जुमड़ियापुर के। क्या उस दिन क्या वाक़या हुआ था, किसको कत्ल किया और क्यों किया? छोटा भाई था, बस हथी खड़ाया था, समझ लगी हुआ है क्या ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, शुगर बहुत तेज़ थी, कुछ देर ने काम नहीं किया, क्या किया मैंने, बस गोली चल गई मेरे साथ। शुगर है? बस शुगर है, ब्लड देना है, मुझे कैंसर है। अच्छा, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कैंसर भी है। ब्लड तो कहाँ से इलाज करवा रहे हैं? ये शौकसाना यहाँ से कराया था, नाजदा चौक से। अच्छा, वहाँ से इलाज करवाया था। तो जब इतनी तकलीफ़ें हैं तो इंसान तो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, नरम हो जाता है उसका दिल। तो भाई को क्यों कत्ल किया? बस समझ लगी। कैसे कत्ल किया? गोली मारी से मैंने डराया था, गोलियाँ पीछा लगी। असला कहाँ से आया? असला पड़ा हुआ था, बड़ी देर का पड़ा हुआ था। कहाँ से आया? वो पेशावर से लेके आया था। खरीदा था? पेशावर से लेके आया था। लाइसेंसी था? नहीं, नजायज़ था। नाजायज़ असला था। हुआ क्या, किस बात पे तलकलामी हुई, किस बात पे ब्लड प्रेशर हाई हुआ? रात का लड़ रहा था। किससे? मेरे साथ ही लड़ा था, भाभी के साथ लड़ा था। क्यों? पता नहीं क्यों, बच्चे की लड़ाई हुई थी नीचे से, वो बस उससे लड़ाई हुई थी। मेरे साथ भी मुझे भी गाला गुला करता रहा, मैं तो बर्दाश्त करता रहा हूँ। बस सुबह का टाइम हुआ, 3 बज गए दोपहर के, रात की लड़ाई, मैंने सुना ही नहीं था। मेरा ब्लड इतना है कि पता ही नहीं चला मुझे, मेरे साथ का ब्लड है और मुझे शुगर बहुत है किसी मुझे जेहन ने काम नहीं किया, क्या मैंने किया, ऐसे हो गया। बीवी के पीछे लग के मारा भाई को? नहीं, बीवी के पीछे नहीं, बस लड़ाई तो घर में हुई थी। नहीं, लड़ाई तो मोहल्लेदार से हुई। हाँ, तो घर लड़ाई घर, तो मोहल्लेदार से लड़ाई हुई तो आप दोनों भाइयों की आपस में कैसे लड़ाई हो गई? तो बस वो मैंने कहा यार उसका क्यों मार रहे हो, उसको बच्चे को क्यों मार रहे हो, बस ऐसे गालम गाली हो गई, लड़ाई हुई, छोड़ू चढ़ा भी हो गया। फिर गए दोबारा, फिर 2 बजे जाकर 3 बजे जाकर फिर बाकी होया मेरे साथ। बस पता नहीं चल रहा। तो आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। वो क्या करता था? वो भी ड्राइविंग करता था। कितने बच्चे उसके? उसके 4 बच्चे। आपके? 6 बच्चे। तो इन 10 बच्चों का वली वारिस कौन है? मैं ही बनूंगा साहब। नहीं, आप तो पकड़े गए हैं। जब कत्ल हो गया था, आप कह रहे हैं गलती हो गई थी, तो फिर फरार क्यों हो गए? फरार बस इसलिए हो गया था, मैं घबरा गया था, डर गया था मैं, इसलिए। लाहौर से फरार हो गए किधर गए? कराची गया था। कितना अर्सा कराची में? कराची में रह के 20 दिन रह गया, 25 दिन रह के आऊँ। तो रिक्शा ड्राइवर हैं तो इतने पैसे कैसे आए कि कराची भी चले गए और वहाँ पे खर्चा भी कर? बगैर टिकट गया मेरे साथ, गाड़ी में बैठ गया, बगैर टिकट चढ़ गया था। तो वहाँ पे जाके कहाँ से खाया पिया? वहाँ पर मामा रहता था, उसके पास गया था, उसके पास। उसको नहीं पता था कत्ल करके आए? पता था उसको, फिर भी उसने रखा गया मुझे। मैं बाहर गराज में तो सोता था, बाहर बना हुआ गराज, उधर सोता था मैं घर में सोता ही नहीं था। तो फिर पकड़े कैसे गए? लोग आया मैं शेखपुर, यहाँ से पकड़ा गया। मैं आप तंग हो गया, मैंने पेश ही बना था, मैं पकड़ा। नहीं, पेश अगर होना था तो कत्ल के फ़ौरन बाद पेश हो सकते थे, हफ्ते 10 दिन बाद हो सकते थे, 1 महीना बाद। डर गया था। किस चीज़ से? भाई को तो आप ही ने कत्ल किया था, किसी और ने तो नहीं कत्ल किया था। तो डर गया था। कत्ल करते वक्त नहीं डर लगा था? बस सगा भाई जिसके 4 बच्चे हैं और मामूली सी तल कलामी के ऊपर उसको कत्ल कर दिया, तब कोई खौफ नहीं आया? वो तो आया, मुझे क्यों नहीं आया भाई। अथी पाला था मैंने, अथी गया, अथी पाल के अथी मारा गया, ये है मेरे साथ। आप इस शख्स की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि
इसको कैंसर भी है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी है, शुगर का मरीज़ भी है और नाजायज़ असला घर में रखा हुआ था और सगे छोटे भाई को सिर्फ इस बात पे कत्ल कर दिया कि वो हमसायों के साथ लड़ रहा था और उसने जब हमसायों के साथ लड़ाई के अंदर इसने उसको कहा कि मत लड़ो और इसकी और उसकी तलकलामी हो गई और फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। अब ये कहता है कि जी इसको बड़ा पछतावा है, इसको अपने भाई के कत्ल का बड़ा दुख है, लेकिन 1 महीने तक ये फरार रहा, जिसके बाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिस्ट्री शाह पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। उनसे पूछते हैं कि मुलजिम 1 महीने तक कहाँ पे रहा और कैसे इसको गिरफ्तार किया गया। एक वक्त होता था जब रिश्तों में इंतहाई चाशनी होती थी, चाहत होती थी, मोहब्बत होती थी। बहन भाई तो दूर की बात, रिश्तेदार जो माँ बाप की तरफ से होते थे उनके भी दुख और सुख जो थे वो साझे होते थे। लेकिन अब इतनी नफसा नफसी हो गई है कि बड़ा भाई मामूली तलकलामी के ऊपर छोटे भाई को फायरिंग करके कत्ल कर रहा है। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी। मुलजिम का कहना है कि उसका भाई मोहल्लेदार के साथ लड़ रहा था और इस लड़ाई के अंदर वो भी कूद पड़ा, उसको तैश आई, उसने उसके पास जो नाजायज़ असला पड़ा हुआ था उससे फायरिंग करके अपने भाई को कत्ल कर दिया और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। भाई भी वो जिसके 4 बच्चे हैं। मुलजिम खुद कैंसर का मरीज़ भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर उसने अपने छोटे भाई की जान ले ली और इंतहाई पसमानदा इलाके में ये रिहाइश पजीर हैं। खुद गाड़ी रिक्शा चलाता है, ड्राइवर है, भाई भी ड्राइवर था और अब 10 बच्चे जो हैं वो इस टाइम भी यारो मददगार हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिस्री शाह हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तर महमूद साहब। इनसे जानते हैं कि जैसे मुलजिम बता रहा है कि सिर्फ तल कलामी के ऊपर फायरिंग करके अपने भाई को कत्ल किया, क्या ऐसे ही है? अख्तर साहब, बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया, क्या वाक़या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 14 अगस्त का दिन था, तो ज़ाहिर है ये एक खुशी का इवेंट होता है। तो जैसा कि हमारे माशरे में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि ये न्यू ईयर के नाइट के नाम पे और ये 14 अगस्त इस तरह के इवेंट में ये आतिशबाजी या फायरिंग वगैरह का कोई ट्रेंड है, तो ऐसे ही बस एक कॉल वसूल हुई है कि भाई ने भाई को फायर मार दिया। तो जब हम लोग मौका पे गए हैं तो ये हिंदू प्रॉपर्टी है 2 मोरिया पुल के सामने, ये जहाँ ये ड्राई फ्रूट वाले, वो चने वाले, तो उसके पीछे इनकी तकसीम कुछ इस तरह होती है कि नीचे एक दुकान बनी हुई है, जो उस दुकान में बैठा वो उसकी है, ऊपर एक कमरा है वो कमरा उसका है, उसके ऊपर छत पे कोई रह रहा है वो उसकी है। तो इसी तरह के एक घर में ये भी रहते हैं, 2 सके भाई हैं। जो कातल है लियाकत, इसकी उम्र कोई 46-47 साल है और जो कत्ल हुआ है उसकी कोई 32-34 साल होगी। तो ये दोनों एक ही घर में, छोटा सा आगे 8 फुट का बरामदा है और 12 बाई 15 के 2 कमरे हैं, 7 दरवाजे हैं इनके, उसमें ये फैमिली के साथ रह रहे हैं दोनों। और साबका जब से बल्कि इधर ही पैदा हुए हैं और ताहाल इधर ही रह रहे थे ये, यानी ये 40-45 साल से इधर ही रह रहे हैं। तो जो तफ्तीश के बाद बातें पता चली कि ये जो लियाकत है इसे अपने भाई कासम जिसको कत्ल किया है उससे बड़ा प्यार था। उसे बचपन से लेके, इसके माँ बाप बचपन में फोटो पाला भी इसने है और अपनी औलाद की तरह उसे समझता रखता था। तो उस दिन कोई ख़ास बात नहीं हुई। इनके हमसाये में एक गरीब सी औरत है, तो उसका बच्ची कोई 4 साल की खेलने के लिए इनके घर में आई है। वो छोटी सी 1.5 फुट चौड़ी सीढ़ी है जो इनके ये 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो सीढ़ी में उसने बच्ची ने को पोटी कर दी। तो इन दोनों की बीवियां आपस में लड़ पड़ी, हमसाये की और मकतूल की बीवी लड़ी, मकतूल की बीवी और हमसाये की बीवी। तो वो उस इनके घर में आ गई कि बड़ा भाई है कि देखो जी आपकी भाभी जो है और भाई जो है मेरे साथ लड़ते हैं। तो ये शुरू हो गए, दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई, इनकी औरतों की हुई। फिर इसने उसे कहा कि इसे समझाओ। वो जाके कमरे में लेट गया है, तो मसूफ ने पिस्टल था इसके पास, तो इसने उसको फायर मारे, सर में फायर लगाया, जाके हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद ये बंदा भाग गया है, कराची चला गया है, इसके पीछे लगे रहे हैं, लोकेशन लेते रहे हैं। तो बड़ा ये था कि इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। वजह नात क्या थी जो हमें
वहाँ से मकामी लोगों से या रिलेटिव से इनके जो भी बातें पता चली, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। यानी सुनने में तो आता है कि जायदाद के पीछे किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, सगे भाई ने बहन को मार दिया, या ऐसा ना जायदाद, गरीब इंतहाई मुश्किल से ज़िंदगी के गुजर बसर कर रहे हैं, फिर ऐसी सिर्फ एक मोहल्लेदार के साथ लड़ाई ही वजह। जी देखें, वो भी कोई ऐसी खास नहीं थी कि कोई इसने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ था, या कोई ऐसा कोई बच्चा 3-4 साल की बच्ची है उसकी वजह से तो मामूली लड़ाई थी, वो कोई ऐसा इशू नहीं था। तो फिर ये भाग क्यों गया? अगर इतनी मामूली सी बात थी, फैमिली डिस्प्यूट था, उसके ऊपर भाई कत्ल हो गया था, तो ये पेश हो जाए, फिर ये कितना अरसा मफरूर और जिसके बाद ये तकरीबन 14 अगस्त का वक़ुआ है। उसी दिन ये बैठा है ट्रेन में जाके स्टेशन से, ये साथ ही स्टेशन है, कराची चला गया। वहाँ इसके कुछ रिलेटिव हैं, वहाँ एक 23-24 दिन इसकी लोकेशन आती रही। हम डेली की बुनियाद पे इसके पीछे लगे हुए थे, बड़ा प्रेशर था ये इसकी मफरूरी के हवाले से। तो उसके बाद ये आया कराची से, तो इसकी लोकेशन जो है ये शेखपुरा से आगे कक्कड़ गिल पिंड है, वहाँ आई। तो हमने रेड प्लान किया, तो ये जब निकलने लगे हैं तो फिर इसकी लोकेशन जब ली तो ये शेखपुरा की तरफ मूव कर रहा था। तो वहाँ पे फिर हमने नाकाबंदी की, तो मुकामी पुलिस की मदद से तो ये पकड़ा गया है। तो अभी इसे पकड़ के जब इसको इंटेरोगेट किया है, तो ये सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्यार था इनमें। और ये भाई भी ऐसे हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी इंतहाई कसम पुरसी में गुजारी है। और ये जो लियाकत है, इसके 6 बच्चे हैं जिनमें से 2 मजदूर हैं, 2 बच्चे मजदूर हैं। और इसका कोई बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो कमा सके। वो 7 लोग, इसकी बीवी है, 6 बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के आसरे पे हैं। और जो मकतूल है उसके तो बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे उसके हैं। इसका मतलब आपकी तफ्तीश के अंदर ये चीज़ आई है कि तैश में आके इसने कत्ल किया। ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है। अभी भी इसकी शुगर जो है ये किसी वक्त भी 400 प्लस हो जाती है। हार्ट का मरीज़ है, कैंसर है से हड्डियों का। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जुर्म भी इसने किया है। सही। तो बहुत शुक्रिया। आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी कि मुलजिम बेतहाशा बीमारियों में मुब्तला है और उसके बच्चे भी 2 माजूर हैं, लेकिन उसके बावजूद अदम बर्दाश्त कर लें या तैश में आकर उसने अपने भाई की जान ले ली। क्या मकतूल की जो अहले खाना है वो भी इसी तरह का बयान देते हैं? क्या वो समझते हैं कि उनके शौहर को सिर्फ तैश में आके कत्ल किया गया, कोई और वजह है? उसके बुरसा के पास चलते और वहाँ से तफसीलात करते हैं। हुआ क्या था, किस बात के ऊपर लड़ाई हुई? मामूली लड़ाई है, किसी और के घर की लड़ाई है। उसने अपने घर में डाल के, तुम लोग उससे जाके लड़ाई कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तुमने अच्छा नहीं किया, दूसरों के साथ लड़ाई करते हो। बस इतनी लड़ाई हुई, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। उठा है उसने पिस्तौल में से निकाल के उसको मार दिया। फिर नीचे गया पौड़ियों में, सीढ़ियों में, उधर से लड़का उसका आया, उसने फिर थप्पड़ मार के जब रशिया में लेके जा रहे थे ना मोहल्ले के लड़के, ठीक है, तब वो गाली निकाल के रशिया में अभी मरा नहीं है, मर गया कि नहीं मर गया, अभी इसको मार देंगे, ठीक है। इसको बच्चे को उसने बोला है इधर खड़ा हुआ है, किधर है पापा? उसने बोला अंदर है। अंदर गया है, अंदर जाके उसने गोली मारी है। इसने बोला भी पापा को ना मारो, इसको थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो लॉ के अंदर अगर कोई मुलजम फर्स्ट वर्शन रिकॉर्ड करवाता है आफ्टर हिज अरेस्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो उसको कहा जाता है कि जी उसने अपना फर्स्ट वर्शन रिकॉर्ड करवाया। सो ये उसकी डिफेंस प्ली है, जिसकी बुनियाद पे वो इस केस में अपने आप को जो ये कह रहा है कि जी मैं जो है अंडर सडन प्रोवोकेशन मैंने आके बिकॉज ऑफ माई हाई ब्लड प्रेशर मैंने ये कर दिया। अब हमारे बच्चे हैं, अब हमारा घर है, अब हमने ये करना है, वो करना है, इससे हम लाइफ की तरफ जाते रहते हैं। लेकिन जब ये इंस्टिंक्ट कम हो जाती है, वो कैसे कम होती है? अब ये बंदा बीमार है, डायबिटिक है, आप कह रहे हैं कैंसर भी है, और गरीब है बहुत। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा होगा, और उसको अपनी लाइफ की मिजरी जो है वो ओवर पावर, उसकी जो लाइफ की इंस्टिंक्ट थी उसने ओवर पावर हो गई डेथ इंस्टिंक्ट से, इस मिजरी की वजह से। और उसने, उसके दिमाग ने उस वक्त थोड़ी देर के लिए ये सोचना बंद कर दिया बिल्कुल कि ये वो इसका दूरस्थ नताइज क्या होंगे, कि खुद वो कैंसर से मर रहा है, भाई जो दूसरा फैमिली को देख सकता था उसको वो खुद मार गया। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की 2 चीज़ें टाइप होती हैं। अपनी तरफ हो जाए तो भी एग्रेशन है, दूसरे की तरफ हो तो भी एग्रेशन है।
इस टाइम हम मौजूद हैं मकतूल के अहले खाना के साथ। ये वो जगह है जहाँ पर मकतूल के भाई ने उसको फायरिंग करके कत्ल किया था। मकतूल की बेवा हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वक़ूआ हुआ था जिस तरह से कातिल जो है वो बता रहा है कि मामूली तल कलामी के ऊपर उसने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। क्या यही वजह है या इसके अलावा भी कोई और महरिकात हो सकते हैं? उनकी अहलिया से जानते हैं। आपकी कितना अर्सा पहले शादी हुई थी मकतूल कासिम के साथ? 12 साल हो गए। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे मेरे, 2 बेटियां 2 बेटे। उस दिन आप मौजूद थी जब ये वाक़या हुआ? जी, मैं नीचे उतरी हूँ फ़ोन करने के लिए। मैंने फ़ोन करूँ बताऊँ पुलिस को कि मैं पिस्तौल हाथ में पकड़ के बैठा किसको हुआ। फ़ोन करना था? पुलिस वालों को। अच्छा, 15 करने के लिए आप गई? 15। अच्छा, नीचे उतरी तो उतनी देर में उसने मार दिया। उसकी बीवी उसके पास बैठी हुई है, मेरी जेठानी उसके पास है। किसी ने नहीं पकड़ा उसको। उसने हुआ जाके क्या था? किस बात के ऊपर लड़ाई हुई? मामूली लड़ाई है, किसी और के घर की लड़ाई है। उसने अपने घर में डाल के तुम लोग उससे जाके लड़ाई कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं, ये तुमने अच्छा नहीं किया, दूसरों के साथ लड़ाई करते हो। बस इतनी लड़ाई हुई, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। उठाया उसने पिस्तौल में से निकाल के उसको मार दिया। उसकी बीवी के साथ मेरे शोर की मुंह मारी हुई है थोड़ी सी। उसने दवाई खाई है, जाकर लेट गया। वो बाहर बैठी लड़ रही थी, रो रही थी। उतनी देर में उसने पिस्तौल निकाल के उसको मार दिया। तो जब ये सारी लड़ाई हुई उसके बाद वो कत्ल करके फरार हो गए? फरार हो गया नीचे। पहले यहाँ पे रहते थे इसी घर में? हाँ, इसी घर में रहते। आप लोग इकट्ठे दोनों इकट्ठे फैमिलीज रहते। रहती? हाँ जी, इकट्ठे रहते। ये आपके शौहर करते क्या थे? रिक्शा चलाते थे जी। और कितने अरसे से रिक्शा चला रहे थे? यही कोई पहले काम करते थे किसी फैक्ट्री में, तो फिर थोड़ी देर बाद में मेरे भाई ने रिक्शा ले दिया। काम नहीं करते थे, इतने पैसे नहीं थे कोल। रिक्शा ले दिया, रिक्शा चलाते थे तो घर का सर्कल चलता था। सुबह जाते शाम को आ जाते। आप क्या समझती है कि सिर्फ ये जो मोहल्लेदारों की लड़ाई है उसकी वजह से आपके शौहर को कत्ल किया या कोई और वजह भी है? नहीं और कोई नहीं, बस यही वजह है। बीवी के प्रेशर में आके कत्ल किया या बस वो लड़ाई? उसकी बीवी के साथ, ये जो इसकी बीवी थी ना, इसकी मासी की सकी बेटी थी, आपस में थे। जो मेरे साथ लड़ रही थी मुड़ के उसके साथ उसको गाली कुछ करने लगी, वो भी उनको करने लगा। आपस में ये मुंह मारी हुई है। उसने गुस्से के साथ कहा कि तूने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है। अंदर से पिस्तौल निकाला। पहले भी लड़ता था, पिस्तौल निकाल कर डराता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसने मारी थी ना जान से। तो मैंने अपने शोहर को बोला कि ये क्या कर रहा है, पिस्तौल निकाली हुई इसने। तो कहता है ये कुछ नहीं करता, ये जान के लगा हुआ है, डरावे दे रहा है। हमें तो यही पता कि ड्राइवर इधर ही बैठा हुआ है। मैं नीचे उतरी बुरखा पहन के, उतनी देर में उसने जाकर मार दिया। इससे पहले भी दोनों भाइयों में लड़ाई वगैरह होती नहीं थी? नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई? होती थी लेकिन मुँह सरान में। छोटा भाई था, उसको गालियाँ वगैरह निकाल, लेकिन कभी बुलाया नहीं थे आपस में। वो अपना लहदा पकाते थे, हम अपना लहदा पकाते थे। अब आपके शौहर का जो कातिल है यानी आपका देवर जो है वो पकड़ा गया है, तो आपके ऊपर कोई फैमिली का प्रेशर वगैरह है? मेरी नंदे हैं, जैसे कि वो कहती हैं कि ये घर तुम खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ, हम घर बेचेंगे, तुम्हें हिस्सा दे देंगे। लेकिन उन्होंने पहले भी, मेरी जेठानी एक का फोर्थ हुआ, उसके 6 बच्चे थे, उनको भी उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया था। उसको आज तक ये घर मेरे शोर होने के बाप का ही है। आप अबाई घर है? हाँ जी। आपका जो जेठ था वो भी यहाँ पे रहता था और आप बस आप 2 फैमिली यहाँ पे रहती हैं? तब आपकी जो जेठानी है वो आपको घर खाली करने के लिए धमकियाँ वगैरह दे रही है? नंद मेरी कह रही है कि तुम ये घर खाली कर दो, हम ये घर बेचेंगे तो तुम्हें हिस्सा दे देंगे। तो सुलह वगैरह के लिए भी कोई प्रेशर वगैरह डाला जा रहा है कि नहीं? नहीं, सुलह बिल्कुल नहीं। मुलजिम से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, मैं गई थी। क्या कहता है? मैंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे बच्चों को नहीं देखा। जब ये छोटा बच्चा रोता है तो सारे मोहल्ले वाले देखते हैं, जब रात को रोता है। ये तो हर टाइम अपने पापा के पास रहता था। तो कहता है मैंने से गलती से लग गया, गुस्सा आ गया मुझे, मैं शुगर का मरीज़ था, मुझे नहीं पता था क्या हो गया मेरे साथ एकदम से। अब पछता आ रहा है कि मेरा छोटा भाई था। मेरे सुलह के लिए दबाव वगैरह तो नहीं आप पे डाला? नहीं, मेरे लिए बस घर खाली करने के लिए आप पे प्रेशर डाला? तो मेरा तो कमाने वाला छोटा बच्चा है मेरा, तो मैंने कहाँ से खाना? भाई मेरे वो छोटे छोटे, सबसे बड़े भाइयों से मैं ही बड़ी हूँ, तो वो खुद मजदूरी करते हैं। तो फिर आपका घर का खर्च कैसे चलेगा? बस देखती हूँ क्या करना है, क्या नहीं करना। आप भी कोई काम वगैरह करती हैं? नहीं, मैं कोई काम करती हूँ। ये आपका सबसे बड़ा बेटा है? ये मेरा बड़ा बेटा है, वो बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, वो छोटी है। 4 बच्चे मेरे हैं। बेटा आपने देखा बाबा के साथ क्या हुआ? ये खड़ा हुआ था सामने। सारा कुछ देखा है। बाबा याद आते हैं अब आप? बताओ ना, कैसे मारा था उसने, कैसे क्या बोला था? इसने बोला कि ना मारो पापा को, इसको थप्पड़ मार के इसने बाहर खड़ा करा, ये इधर आ खड़ा हो गया, फिर बाजू में मारी है, फिर ऊपर बैठ के एक मारी है दिमाग के अंदर। इसी तरह देखा है इसने। लड़के ने भी यही बात की माइक थी। पकड़। लड़का उसका नीचे आया, उसने भी इसको पूछा, ठीक है। जब गोली मार के चला गया ना, उसका लड़का आया, बाद में इसको थप्पड़ मार के ना नीचे, पहले प्यो ने मारा है, जब गोली मारी है, फिर नीचे गया पौड़ियों में, सीढ़ियों में, उधर से लड़का उसका आया, उसने फिर थप्पड़ मार के, जब रिक्शे में लेके जा रहे थे ना मोहल्ले के लड़के, ठीक है, तब वो गाली निकाल के रिक्शे में, अभी मरा नहीं है, मर गया कि नहीं मर गया, अभी इसको मार देंगे, ठीक है। इसको बच्चे को उसने बोला है
ये ऐसे खड़ा हुआ है, किधर है पापा? उसने बोला अंदर है। अंदर गया है, अंदर जाके इसने गोली मारी है। इसने बोला भी पापा को ना मारो, इसको थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है, इतनी देर में नीचे फ़ोन करने के लिए गए हैं, बुढ़ी भी गायब होगी, इसके बच्चे पहले ही गायब कर लिए थे। पूरा प्लान बनाया था, ठीक है, प्लानिंग के साथ काम किया है, ऐसे नहीं किया भाई। ठीक है, तो ये क्यों बच्चा हुआ है। आपको क्या लगता है क्यों प्लानिंग की, क्यों आपके हमको यही लगता है ये जायदाद का रोला है, बुढ़ी और बंदे का। ठीक है, और कोई रोला नहीं है, ये रोला सब। आप क्या समझते हैं, क्या मसला क्या है? ये कमरे का सारा सिर्फ एक कमरा? हाँ जी, ये कमरे का बस है। क्या मालियत है आपके घर की? देख रहे हैं आप, तो ये इतना कौन सी बड़ी जायदाद है जिसके लिए ये सारा मसला हुआ? ये इसलिए होता था कि मसलन ये चले जाएं। जब मेरी पहली जेठानी थी ना, उसके 6 बच्चे थे, 3 बेटियां 3 बेटे, छोटी छोटी। उन लोगों ने उनको भी निकाल दिया कि ये लड़ाई करती है, ये लड़ाई करती है। जब मैं 8 साल मैंने इधर बाहर निकाले हैं सेहन में, तो फिर बाद में जब वो मेरा जेठ मर गया, मुझे इन्होंने ये कमरा दे दिया। जब का वो मैंने कमरा लिया ना, तब कि इन लोगों को बर्दाश्त होता है कि ये कमरे में बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है। तो मैंने कहा मैंने कहाँ जाना है। तो आप लोग तो पहले इतनी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अब आपका गुजारा कैसे होगा? जो उसके बच्चे हैं, उसके 6 बच्चे हैं, उसके 6 बच्चे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कैसे गुजारे चलेंगे? अब क्या कर सकते हैं। आप मकतूल के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अगर आपको हाफिज इमरान दिखा सके तो ये शामलाट की जगह है। एक कमरा ये है जिसमें कातिल की फैमिली और कातिल रहता था। एक ये कमरा है, आप कमरे की हालत भी देख सकते हैं। अगर आपको हाफिज इमरान दिखा सके तो आप कमरे की हालत भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा कमरा है। ये कमरा है जिसके पीछे अभी मकतूल के अहले खाना का कहना है कि शायद कमरे से वो निकालना चाहते थे, इसलिए ये लड़ाई वगैरह और सारा कुछ हुआ। आप देख सकते हैं कि जब फायरिंग हुई तो उसने अंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग का एक गोली जो है वो दीवार पे भी लगी हुई है। 2 गोलियां उसने कातिल को मारी। एक गोली कातिल के सर में लगी, दूसरी उसके जिस्म पे लगी। छोटा सा घर है और दोनों भाइयों ने यहाँ पे 40 साल ज़िंदगी गुजारे, लेकिन ये कमरा खाली कराने के लिए उसकी अहलिया का कहना है, मकतूल की अहलिया का कहना है कि कमरा खाली कराने के लिए तमाम मामला जो है वो बनाया गया है और उसके बाद मेरे शोहर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। और अब मुझ पर प्रेशर ये डाला जा रहा है कि ये कमरा जो है वो खाली कर दिया जाए। आपने मकतूल की बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा जो है वो 2 साल का है और बड़ा बच्चा जो है वो 8 या 9 साल का होगा। और खून किस तरह से सफ़ेद हो रहे हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर तल कलामी हो रही हैं और सगा भाई अपने भाई को कत्ल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट नवीद इनायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर सगे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। अब जबकि पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और वो अपनी गलती मानता भी है और एक उसको गिल्ट भी है, लेकिन साथ ही साथ जिस शामलाट की ज़मीन में वो रहते हैं वहाँ पे जायदाद का तनाज़ा जो है वो भी सामने आता जा रहा है। इस पर कानून क्या कहता है? मुल्ज़िम जो है वो मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार है, कैंसर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो मुल्ज़िम ने गुनाह किया है उसकी सज़ा उसको कैसे मिलेगी? नवी साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्ज़िम ने सगे छोटे भाई को कत्ल कर दिया, क्रिमिनल 302 का मुकदमा दर्ज हो गया, मुल्ज़िम फरार भी हो गया। अब वो कहता है कि जी मैं बीमार था, मेरा एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जिस वजह से मुझे नहीं समझ आई और मेरे से फायरिंग हो गई। जी, कानून क्या कहता है इसमें? देखिए जी, ये जो मुल्ज़म का वर्शन है, ये जो कहता है मैं बीमार हूँ या मेरे से ये सडनली अंडर सडन प्रोवोकेशन मैंने ये एक्ट किया है, इसको कहते हैं कि उसने एक्यूज ने जो है वो डिफेंस प्ली रेज कर दी है। तो लॉ के अंदर अगर कोई मुल्ज़िम फर्स्ट वर्शन रिकॉर्ड करवाता है आफ्टर हिज अरेस्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो उसको कहा जाता है कि जी उसने अपना फर्स्ट वर्शन रिकॉर्ड करवाया। सो ये उसकी डिफेंस प्ली है जिसकी बुनियाद पे वो इस केस में अपने आप को जो ये कह रहा है कि जी मैं जो है अंडर सडन प्रोवोकेशन मैंने आके बिकॉज ऑफ माई हाई ब्लड प्रेशर मैंने ये कर दिया है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैं समझता हूँ कि उसकी जो कोई डिजीज़ है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है या उसको कोई और डिजीज़ हैं, तो ये डिजीज़ उसके कोई एक्विटल के अंदर
या कोई उसकी जो इस तरह का जो लेटर स्टेज के ऊपर तो देखा जा सकता है कि कोर्ट के उसने जो प्ली फर्निश की है उसकी प्लॉजिबिलिटी है, उसने एक्सीड तो नहीं किया अपने राइट को। तो इस स्टेज के ऊपर मैं समझता हूँ कि उसको ये डिजीज़ अगर कोई उसकी कह लें कि जो उसकी जानलेवा कोई डिजीज़ हो या जेल के अंदर उसको उसका कोई इलाज मुमकिन ना हो, तो फिर कोर्ट्स कैन कंसिडर अ मेडिकल ग्राउंड एज फॉर हिज बेल। उसको रिहा करने के लिए कोर्ट्स एक मेडिकल ग्राउंड के तौर पे, लेकिन उसमें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और जेल के डॉक्टर से नॉर्मली कोर्ट्स जो है वो रिपोर्ट मांग लेती हैं कि क्या इसकी जो डिजीज़ है या इसको जो बीमारी है वो इसकी जान के लिए हैजर्डस टू लाइफ, ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि उसकी जानलेवा डिजीज़ तो नहीं और जेल के अंदर उसकी इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है, तो फिर कोर्ट्स जो है एज अ ग्राउंड फॉर बेल, मेडिकल ग्राउंड पे वो बेल सीख कर सकते हैं। नवीद साहब, अभी अगर इन 9 महीने की बात की जाए जिसके अंदर कोविड-19 वाला टाइम भी है, उसके अंदर रिश्तेदारों, बहन भाइयों और अजीज़ो कारब के साथ झगड़ों में कत्ल के वाक़यात के अंदर एक हाइक देखी गई है। जी। वो हुई है। जी। लेकिन कानूनी माहिरीन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जिस केस के अंदर कातिल और मकतूल जो है वो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं या कोई भी उनका रिश्ता है, उसके अंदर कन्विक्शन रेट बहुत कम है, उनको बहुत रिलीफ मिल जाता है। इसकी क्या वजह है कि जिसके अंदर रिश्तेदार या बहन भाई कोई भी शामिल हो कत्ल में, उसको रिलीफ मिलता है, उसको कन्विक्शन नहीं होती? जी, ये इसमें मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली क्या होता है कि करीबी अजीज़ो अकारब जो है, चूंकि 302 का ऑफेंस जो है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कानून ने इसको काबिल राजीनामा जुर्म बनाया है। जो ज़ाब्ता फौजदारी का शेड्यूल है जिसमें ये तफसील दी गई हुई है कि इस जुर्म का ये काबिल ज़मानत है, नॉन कंपाउंडेबल है या कंपाउंडेबल है या कॉग्निजेबल है या नॉन, उसकी डिटेल्स दी हुई हैं सारी उस स्केड्यूल के अंदर CRPC के ज़ाब्ता फौजदारी के। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये काबिल राजीनामा जुर्म है। और काबिल राजीनामा जुर्म में जो 345 ज़ाब्ता फौजदारी की एक दफ़ा है, उसके वो गवर्न कर रही है सारे सिस्टम को। जो सुलह का सिस्टम है हमारे ज़ाब्ता फौजदारी में, जो क्रिमिनल लॉ के अंदर 345 ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा जो है वो गवर्न करती है। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि मकतूल के वर्सा जो हैं 302 के सामने ये तहरीर है कि वो उससे सुलह कर सकते हैं, वो कंपाउंड कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, लेकिन अदालत की इजाजत से, मैं अर्ज करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 311 के तहत अगर केस कोई वो समझे कि ये फसाद फिल अर्ज के जिम्मे में आता है, तो कोर्ट इवन डिस्पाइट ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस बाय द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड, कोर्ट उसको कन्विक्ट भी कर सकती। लेकिन ये फसाद 311 जो है पुलिस जो है वो तो अपनी जान छुड़ाती है कि पुलिस तो 311 लगाती नहीं है। जी। क्योंकि पुलिस इन तमाम झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहती, वो कहती है कि किसी तरह केस जो अदालत में चला जाए। सर, लेकिन 311 अदालत की जानिब से भी बहुत ही रेयरली कोई ऐसा केस होगा जिसके अंदर देखने में आए कि अदालत ने खुद से 311 जो लगा दी और कन्विक्शन हुई हो। उसकी क्या वजह? देखिए जी, ये नॉर्मली ये कोर्ट्स जो है ये ऐसी अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करती हैं और उनको करनी भी चाहिए कि अगर जो ये फॉर द हार्मनी ऑफ द हार्मनी एंड फॉर ये जो वारिंग पार्टीज हैं, ये आपस में जो लड़ाई झगड़े करते हैं लोग, उनको उनके दरमियान एक हार्मनी लाने के लिए सुलह को प्रमोट करना चाहिए और कोर्ट्स हमारी माशाल्लाह ये करती भी हैं। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस जिनमें ये फसाद फिल अर्ज का अंसर पाया जाता है, मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स उनमें भी कन्विक्ट करती हैं और उनमें कंपोजिशन की परमिशन नहीं दी जाती। ऐसे केसेस जो मतलब ऐसे केसेस जिनसे ये सरकमस्टांसेस और हालात से ये बात वाज़े नज़र आ रही हो कि ये केस ऐसा है कि कंपाउंडिंग के बावजूद ये अगेंस्ट सोसाइटी है, इसने सोसाइटी के अंदर इंतशार फैलाया, दो इट इज़ अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, but principle of facade fillers which is contained in section 311 of the Pakistan Penal Code, उसको फिर invoke करती हैं courts, और despite of the composition by the competent persons who are legal heirs of the deceased,
इसके बावजूद कोर्ट्स जो है वो 311 के प्रिंसिपल को इन्वोक करके कन्विक्ट करती हैं, लेकिन उसका रेयर जो है रेशो बहुत कम। जी बहुत कम है रेशो। थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारे बच्चे हैं, अब हमारा घर है, अब हमने ये करना है वो करना है, इससे हम लाइफ की तरफ जाते रहते हैं। लेकिन जब ये इंस्टिंक्ट कम हो जाती है, वो कैसे कम होती है, अब ये बंदा बीमार है, डायबिटिक है, आप कह रहे हैं कैंसर भी है और गरीब है बहुत, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा होगा और उसको अपनी लाइफ की मिजरी जो है वो ओवर पावर, उसकी जो लाइफ की इंस्टिंक्ट थी उसने ओवर पावर हो गई डेथ इंस्टिंक्ट से, इस मिजरी की वजह से। और उसने, उसके दिमाग ने उस वक्त थोड़ी देर के लिए ये सोचना बंद कर दिया बिल्कुल कि ये वो इसका दूरस्थ नताइज क्या होंगे, कि खुद वो कैंसर से मर रहा है, भाई जो दूसरा फैमिली को देख सकता था उसको वो खुद मार गया। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की दो चीज़ें टाइप होती हैं, अपनी तरफ हो जाए तो भी एग्रेशन है, दूसरे की तरफ हो तो भी एग्रेशन है। एक शख्स जो अपने छोटे भाई को बाप बनकर पालता है, वो कैसे अपने भाई की जान ले सकता है। माँ बाप के मरने के बाद कासिम को कातिल ने ही पाला और उसके तमाम चीज़ों का ख्याल रखा और उसके बाद 40 साल इकट्ठे रहे, एक ही घर में रहे, उसकी शादी की, उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मोहल्लेदार के साथ होने वाली लड़ाई में ये इस हद तक कैसे तैश में आ गया कि उसने अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया और उसके बाद फ़रार हो गया। इस फिनोमेना को जानने के लिए हम डॉक्टर नुसरत साहिबा के पास आए हैं जो माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 45-40 साल है और वो अपने भाई को माँ बाप के मरने के बाद पालता है, उसकी शादी करता है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है और एक ही घर में रह रहे हैं। साथ वाले घर के बच्चे के ऊपर लड़ाई हुई और इसने तैश में आके अपने भाई को मार दिया। क्या वजह? इसकी मल्टीपल वजह हैं नज़र आ रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो जैसे सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है कि जो एक इंसान है ना, उसकी शख्सियत में दो इंस्टिंक्ट्स होती है। एक को कहते हैं इरोस, लाइफ की, ज़िंदगी की इंस्टिंक्ट, दूसरी है थानाटोस, डेथ की इंस्टिंक्ट। ये इनबिल्ड है, लेकिन हमारी जो डेथ की इंस्टिंक्ट है उसको हमारी लाइफ की इंस्टिंक्ट ओवर पावर रखती है। अब हमारे बच्चे हैं, अब हमारा घर है, अब हमने ये करना है वो करना है, इससे हम लाइफ की तरफ जाते रहते हैं। लेकिन जब ये इंस्टिंक्ट कम हो जाती है, वो कैसे कम होती है, अब ये बंदा बीमार है, डायबिटिक है, आप कह रहे हैं कैंसर भी है और गरीब है बहुत, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा होगा और उसको अपनी लाइफ की मिजरी जो है वो ओवर पावर, उसकी जो लाइफ की इंस्टिंक्ट थी उसने ओवर पावर हो गई डेथ इंस्टिंक्ट से, इस मिजरी की वजह से। और उसने, उसके दिमाग ने उस वक्त थोड़ी देर के लिए ये सोचना बंद कर दिया बिल्कुल कि ये वो इसका दूरस्थ नताइज क्या होंगे, कि खुद वो कैंसर से मर रहा है, भाई जो दूसरा फैमिली को देख सकता था उसको वो खुद मार गया। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की दो चीज़ें टाइप होती हैं, अपनी तरफ हो जाए तो भी एग्रेशन है, दूसरे की तरफ हो तो भी एग्रेशन है। तो उसका बजाय उसने अपने आप को मार लेता, उसे फ्रस्ट्रेशन से, एग्रेशन से ये भी हो सकता था कि सुसाइड की तरफ चला जाता, लेकिन वो होमिसाइड की तरफ चला गया, उसे दूसरे को मार। डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि बहन भाई जब तक इकट्ठे माँ बाप के घर में रह रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है और फिर प्यार तब कम होता है जब वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं क्योंकि मुलाकात कम होती है। लेकिन इस दोनों भाइयों के रिश्ते के अंदर दोनों साथ वाले घरों में रहते थे क्योंकि बहुत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत छोटी सी जगह थी जहाँ पे रह रहे थे, 2 कमरे थे, दोनों एडजॉइंट थे, तो हर वक्त का मिलना, हर वक्त का उठना बैठना, खाना पीना इकट्ठा था। तो इस सूरत हाल में तो आप अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते, यानी आप लोगों की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चाहत कैसे फिर ओवरकम हो गई इन इमोशंस में जो बहुत ही टेम्परेरी से थे? इसे इम्पल्सिव मर्डर कहते हैं। ये इम्पल्सिव मर्डर उसकी गुस्से की हालत में हुआ है और जब वो गुस्से की हालत में, एग्रेशन में, इम्पल्स में बंदा आया है तो उसकी जो सोच है, जो थॉट है, जो उसका कि इसका नतीजा क्या होगा, ये मर जाएगा तो क्या होगा, ये सोचने समझने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो गई फॉर द टाइम बीइंग। हमारे यहाँ अक्सर हमने देखा है कि जो हमारे पास साइको सोशल असेसमेंट के लिए आते हैं वो इम्पल्सिव मर्डर होते हैं। जैसे अब बीवी ने सालन में नमक ज़्यादा डाल दिया, मियाँ को गुस्सा आया, उठा के कोई चीज़ मार दी तो उसकी डेथ हो गई। इस तरह के जो इम्पल्सिव मर्डर होते हैं उसमें
उसके पीछे एक हमारी सोसाइटी के अंदर अनजस्ट बहुत है, लोगों को जस्टिस नहीं मिलता, लोग क्राइसिस में रहते हैं और हर वक्त एक पैनिक की सिचुएशन में रहते हैं। अब इस बंदे की मिजरी भी नज़र आ रही है कि उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं थी और वो मेंटली भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसके खाने पीने का, पैसों का मामला, 6 अगर बच्चे हैं, बच्चों को कौन पालेगा, क्या करेगा, कहाँ से पैसे आएंगे, ये सारी चीज़ों ने उसकी जो सोचने समझने की, जिंदा रहने की सलाहियत है उसको बिल्कुल मफलूज कर दिया। लास्टली डॉक्टर साहबा, जब वो उसने कत्ल किया तो उसके बाद वो लाहौर से फ़रार हो गया, मुख्तलिफ शहरों के अंदर रहा और तकरीबन 1 महीने के करीब वो मफरूर और उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा। अब जब पकड़ लिया है, मैंने उसका इंटरव्यू किया तो वो बीच बीच पे रो पड़ता है कि बड़ा दुख है मुझे, मेरा भाई मर गया, मुझे बड़ा अफसोस है। तो ये उस बिहेवियर से बाहर निकला है तो उसको रियलाइजेशन हो रही है ये जो गिल्ट है ये एक आम बंदे वाला गिल्ट, इस टाइम तो वो गिल्ट वो महसूस कर रहा है जो एक आम बंदा करता है, लेकिन जिस मेंटल हेल्थ कंडीशन के अंदर उसने कत्ल किया वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ये दो उसके मुख्तलिफ रूप सामने आ रहे हैं। वो तो एक इम्पल्सिव स्टेट ऑफ माइंड थी ना, जिसके अंदर उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हुई थी। अब वो अपने उस एग्रेशन की, गुस्से की हालत से बाहर आया है तो गिल्ट में तो वो रहेगा। ये गिल्ट उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी ज़िंदगी है कि ये उसने गलत किया और इसकी उसको पेशवानी भी होगी। ये जो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। अगर पिछले साल के निस्बत में आपसे बात करूं तो कत्ल के वाक़यात जो हैं और तैश में आके स्पर ऑफ द मोमेंट में जो कत्ल हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या हम मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते इसलिए इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, या और भी आप समझती हैं कि एक्सटर्नल हमारे पे प्रेशर्स होते हैं जिसमें हम एक इंसान ऐसे कर जाते हैं? हमारी सोसाइटी की जो इन्वायरमेंट है ना, जो माहौल है, जो हालात हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं क्योंकि इसमें एग्रेशन बहुत सरफेस पे आ गया है। आप देखिए ना, आपके मीडिया में जो टेबल टॉक करते करते अच्छे भले पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे पे गिलास फेंक देते हैं। कई दफ़ा हमने देखा पानी का गिलास फेंक दिया या कुर्सी फेंक दी, कोई एस्ट्रे फेंक दी। मतलब ये है कि हमें हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ ओपिनियन के साथ रहना जो है ना ये ख़त्म होता जा रहा है। हर बंदा ये चाहता है कि दूसरा वही सोचे जो वो सोच रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। एक टेबल पे 10 लोग आराम से बैठ के खाना भी खा सकते हैं और 10 ओपिनियन भी रख सकते हैं एक ही इशू पे। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। अब ये एक बहुत ही एक अथॉरिटेटिव किस्म की जैसे सोसाइटी होती है ना, जिसमें आप, इसकी वजह मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंटेरियन का स्टाइल है जो वो हमें एक रोल मॉडल दे रहे हैं कि उनके अंदर भी बर्दाश्त बहुत कम है। वो किसी एक पार्टी दूसरी को बर्दाश्त नहीं करती, एक ग्रुप दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे अब हमारे रिलीजन में भी देखें कि रोज कोई ना कोई इशू बना होता है। ऐसे इशू जो लाइफ में हमारे अदम बर्दाश्त जो सोसाइटी में पार्लियामेंटेरियन, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी तरफ से भी आ रहा है। तो ये सारे फैल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपने डॉक्टर नुसरत साहिबा की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि एक तो वो उसको इतनी ज़्यादा बीमारियां थी कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया हुआ था और उस टाइम वो इतनी तैश में है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए अपने भाई को कत्ल कर दिया। साथ ही साथ उनका कहना है कि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो भी हमें इश्तियाल की तरफ लेके जा रहे हैं, उनमें भी अदम बर्दाश्त है, इसलिए वो अदम बर्दाश्त जो है वो सोसाइटी के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, इसलिए ऐसे वाक़यात जो है वो हो रहे हैं। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।